पायलट का डिसीजन ठीक नहीं था। जो मुझे लगता है साहब, सुमित सब्रवाल मेरे साथ एयरबस 310 में फ्लाई किया हुआ है और मुश्किल से 400 या 500 फीट ऊंचाई पर गया था और वो क्रैश कर गया। मैंने इस जहाज की भी ट्रेनिंग की हुई है। शुरू में जब आया था तो इसके बैटरीज में प्रॉब्लम था। आपने इंजन बंद कर दिया? क्यों बंद कर दिया? उसमें फ्यूल लीवर ऑन ऑफ करना पड़ता है और रैम एयर टरबाइन ऑन करना पड़ता है। वॉइस डाटा रिकॉर्डर से जो 2 लाइन की बातचीत पब्लिक डोमेन में लीक की गई है, पायलट और को पायलट के बीच में सिर्फ 2 लाइन की बातचीत तो ही नहीं होगी। या तो पूरा स्क्रिप्ट देते कि लगातार कुछ न कुछ दिक्कतें जहाजों में आ रही हैं। हमारे साथ भी हाइड्रोलिक फेल हुए, हमने भी फ्यूल जेटिसन किया और हम लैंड किए। इवन जापान में भी हमने ऐसे किया। टिकट जो सस्ता हुआ है तो उनकी जान की कीमत पर हुआ है। हर आदमी फ्लाई कर सके, चप्पल पहनने वाले भी आराम से जहाज में जा सके, आ सके। अब आप देख ही रहे हो एयरपोर्ट का क्या हाल है और रेलवे स्टेशन का क्या हाल है। विद इन सेकंड तो बहुत मुश्किल है साहब। उसको उठाएगा लीवर से, फिर नीचे करेगा, फिर ऊपर करेगा, ये संभव नहीं था। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट प्रोग्राम अनकट विद संजय। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, कैप्टन नरेश बेरी जी। ये बीएसएफ में सीनियर पायलट थे और बाद में इन्होंने एयर इंडिया ज्वाइन किया। आपको 25,000 घंटे उड़ान का अनुभव है। बेरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप शुरुआत करेंगे कि वो जो 1 मिनट से कम का जो समय था, इसमें जहाज उड़ान भरते ही, टेक ऑफ करते ही और मुश्किल से 400 या 500 फीट ऊंचाई पर गया था और वो क्रैश कर गया। आप एक अनुभवी पायलट रहे हैं और आपने सब्रवाल जी के साथ भी काम किया हुआ है। आपके वो पायलट भी थे कई उड़ानों में। आप किस नजरिए से देखते हैं? नमस्कार। सबसे पहले बड़ी दुखद घटना, इसका मुझे बहुत अफसोस है। सब्रवाल जो है, कैप्टन सुमित सब्रवाल, मेरे साथ एयरबस 310 में फ्लाई किया हुआ है और मैं इनकी फैमिली को अच्छी तरह जानता था क्योंकि हम लोग भी पहले मयूर विहार में रहते थे। मैं आईएफएस फ्लैट्स में रहता था और ये डीडीए फ्लैट्स में मयूर विहार में ही रहते थे। इनके पिताजी जो है डिप्टी डायरेक्टर डीजीसीए में लाइसेंसिंग के थे। सब पायलट्स का लाइसेंस साइन वही करवाते थे और वही करते थे उस टाइम मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में था। तब से मैं जानता हूँ। कि किस सन की बात है ये 76-80s की है। मैं 1976 में एविएशन में ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं लगातार 2022 तक मैंने काम किया और मैंने बीएसएफ में काफ़ी तरह के जहाज उड़ाए, जैसे कि DC-3 एवरो जहाज और सुपर किंग एयर। उसके बाद मैं एयर इंडिया में चला गया था 1990 से। उसके बाद मैंने टोटल फ्लाइंग वहीं की। आपने बोइंग की जितनी सीरीज है आपने उड़ाई होगी? मैंने उड़ाया होगा। मैंने एयरबस 310 उड़ाया, मैंने बोइंग के 747, 200, 300, 400 और बोइंग पे ही मेरा 10,000, 12-13,000 से ज़्यादा घंटों का एक्सपीरियंस है और सारे वर्ल्ड में उड़ा मैं। जो कैप्टन सब्रवाल है वो मेरे साथ एयरबस 310 में उड़े। ये सबसे पहले इन्होंने दिल्ली फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया, फिर इगरुआ के अंदर जो फुर्सतगंज एकेडमी, वहाँ पे इन्होंने अपना कमर्शियल पायलट लिया। एक छोटे भाई की तरह ही थे वो, जैसे मेरा एक छोटा भाई है वो भी यही फ्लाइंग करता है। इन दोनों ने एक साथ ही फ्लाइंग क्लब वगैरह ज्वाइन करके फ्लाइंग की थी। ये जो है समय, मुझे लगता है इतनी शॉर्ट टाइम में कोई इंजन को ऑफ नहीं करेगा, कोई भी कैप्टन। V1 स्पीड आया है, V1 स्पीड के बाद डिसीजन स्पीड जो होती है उसके ऊपर ही जहाज का डिसीजन स्पीड मींस क्या? डिसीजन स्पीड मींस या तो आप कंटिन्यू करोगे टेक ऑफ के लिए या रिजेक्ट करोगे। रिजेक्ट करोगे तो उतनी रनवे अवेलेबल है जहां आप जहाज को रोक सकते हो विद फुल सेफ्टी। और उसके आगे VR स्पीड होती है, रोटेशन स्पीड, जहाँ पे अनस्टिक करते हैं जहाज को, सीधा उठाते हैं। हाँ, टेक ऑफ कर देते हैं। और फिर V2 स्पीड होती है, टेक ऑफ सेफ्टी स्पीड। जो मुझे लगता है ये VR स्पीड के
करीब ही इनके दोनों इंजन फ्लेम आउट हुए हैं। मतलब VR स्पीड मतलब ये कि हम सब कुछ स्मूथली चल रहा है। हाँ। अब हमें और ऊंचाई पर ले जाना है जहाज। हाँ, तो VR स्पीड पे इनके फ्लेम आउट हुए हैं। वो हो सकता है टेक्निकल ग्लिच, जो आपकी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, फेडेक का फॉल्ट है, क्या है ये तो, क्योंकि सारे कमांड तो सेंसर से हैं। हाँ, और अब तो आजकल के जो एवियोनिक्स है, जो जहाज हैं, जी, उनमें कमांड को तो बहुत ही कंप्यूटराइज कर दिया गया। हाँ, टोटल कंप्यूटराइज है। जी हाँ। जैसे ही आप 100 फीट पे भी जाएं तो अपना ऑटो पायलट ऑन करके आप जहाज अपने आप उड़ता है 100 फीट पे। पर ये जहाज उन्होंने, सब्रवाल जी ने उसको दिया था अपने फर्स्ट ऑफिसर को, तो उसने टेक ऑफ किया था सारा, और उसने मेंटेन भी रखा। लास्ट तक हमने देखा जहाज की नोज बिल्कुल ठीक जा रही थी, 10-12 डिग्री, पर उसके लैंडिंग गियर भी नीचे थे, क्योंकि VR स्पीड पे जब आपके इंजन चले गए तो जो मोमेंटम था उसी से वो ऊपर गए, और फिर वो थोड़ा सा आया भी वापस इंजन एक, पर दूसरा आया नहीं, पर वो इतना ड्रैग था कि जहाज ऊपर से फिर नीचे धीरे धीरे आते आते हिट होके और उसका वो हुआ क्रैश। बत्रा जी, ये जो शक की सुई जो आ रही है, हाँ। जो वॉइस डाटा रिकॉर्डर से जो 2 लाइन की बातचीत पब्लिक डोमेन में लीक की गई है, मतलब आप इस बात को ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि पायलट और को पायलट के बीच में सिर्फ 2 लाइन की बातचीत तो ही नहीं होगी। जहाज टेक ऑफ करने से पहले जब स्टार्ट हुआ होगा, और कैब वे टैक्सी वे से निकल करके जब मेन रनवे पाया होगा, और जब उड़ान भरी होगी तो पूरी चेकलिस्ट की होगी जी, पूरी चेकलिस्ट की होगी, और कम से कम मुझे लगता है कि 5 मिनट का समय हुआ होगा। हाँ, ज्यादा ही हुआ उस 5 मिनट में बहुत सारी बात दोनों पायलटों ने की होगी जी, लेकिन पब्लिक डोमेन में, बहुत मीडिया में सिर्फ 2 लाइन की बातचीत को लाया गया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, ये अभी बहुत अर्ली है, ऐसी इनको देना नहीं चाहिए था इतना, या तो पूरा स्क्रिप्ट देते ताकि लोगों को समझ आती, जितने पायलट्स हैं ऐसा। तो अभी ये इतनी शॉर्ट स्क्रिप्ट दे के हम लोग इस पे, और उस पर ये कहना कि जो को पायलट थे जो जहाज उड़ा रहे थे जी, उन्होंने कहा कि आपने फ्यूल बंद कर दिया, आपने इंजन बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया? और इन्होंने बहुत ही स्मूथली, बहुत ही बिना पैनिक हुए इन्होंने बोला कि मैंने नहीं किया। इस बोलने के लहजे को उठा करके शक की सुई डाली जा रही है कि उनके अंदर कोई पैनिक नहीं थी, जबकि जो जहाज को जो उड़ा रहे थे वो पायलट कुंदर, वो घबराए हुए थे। तो इस चीज को कि वो उनके अंदर कोई पैनिक नहीं था, और इसको दिमाग में रख करके उन्होंने इंजन या फ्यूल बंद कर दिया होगा, ये कहां तक उचित है? देखिए साहब, यदि इंजन बंद किए तो हो सकता है फ्लेम आउट हुए हो VR स्पीड में दोनों इंजन, तो उसके लिए चेकलिस्ट है, उसमें फ्यूल लीवर ऑन ऑफ करना पड़ता है और रैम एयर टरबाइन ऑन करना पड़ता है, जिससे कि आपको कुछ हाइड्रोलिक और ये सारा कुछ मिल जाता है पावर, क्योंकि दोनों इंजन चले जाते हैं सब कुछ निकल जाता है, फिर इलेक्ट्रिकली रह जाता है, जो भी बैटरी के साथ आधा घंटा, या जो आजकल के लेटेस्ट जहाज में जितना है उतने टाइम तक आपको थोड़ा बहुत अंदर दिखेगा सब कुछ। नहीं, वो उन्होंने अगर इंजन बंद किया होता तो इंजन बंद करने के दौरान क्या को पायलट को नहीं दिखता कि वो इंजन बंद कर रहे हैं? वो तो सामने देख रहा है, सामने देख रहा है। हाँ, तो दिखता तो है, आदमी इतना तो एक्सपीरियंस के साथ बैठा होता है कि किसने क्या, और दोनों इंजन के अलग अलग बटन होते हैं। हाँ, दोनों अलग अलग होते हैं, अगल बगल होते हैं, लीवर दोनों अलग अलग होते हैं, बिल्कुल दोनों अलग होते हैं। वो ऑन ऑफ, वो कहते विद इन सेकंड तो बहुत मुश्किल है साहब, उसको उठाएगा लीवर से, फिर नीचे करेगा, फिर ऊपर करेगा, ये संभव नहीं था। ये हाँ, हमें तो लगता नहीं, हमने भी इतने साल जहाज उड़ाए हैं पर हमने ऐसा कुछ देखा नहीं। अब और मैंने इस जहाज की भी ट्रेनिंग की हुई है 787 की। शुरू में जब आया था तो इसके बैटरीज में प्रॉब्लम थी, तो 1 साल तक ये ग्राउंड पे ही रहा, ग्राउंड पे था, और फिर मैं वापस अपना 747 पे चला गया, जो कि मैंने इतने साल उड़ाया। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, जो एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ इस उड़ान से पहले जिस उड़ान पर था उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, और उसको आनन फानन में
चेक करके और उड़ने के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। देखिए साहब, टेक्निकल प्रॉब्लम तो आती रहती है, जो मशीन उड़ती है उसके अंदर कोई ना कोई कमी आती रहती है। फिर हमें ये देखना होता है कि MEL के अकॉर्डिंग ये जा सकता है या नहीं, नो गो आइटम है या गो आइटम है। तो जिसको बोलते हैं मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट, MEL, तो वो फिर आगे जाके इंजीनियर ठीक करते हैं। उसमें कुछ मैन्युफैक्चरर ने वो दिया हुआ है कि इतनी फ्लाइट आप कर सकते हो MEL के अंदर भी। तब ये तो हमने देखी नहीं रिपोर्ट। उसमें AAIB की रिपोर्ट से पता चला है कि एयर इंडिया के उस विमान के एक सेंसर में हादसे वाले दिन खराबी आई थी। इंजीनियरों ने उसे ठीक कर दिया था। रिपोर्ट में लिखा है कि 12 जून 2025 को एयर इंडिया का विमान जो अहमदाबाद, दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा था, उसके पहले उसमें खामी आई थी और उसको बता दिया गया कि साहब ठीक है। तो सर्टिफाइड इंजीनियर जो वहाँ है उससे पूछताछ करनी चाहिए कि क्या खामी आई थी और क्या नहीं, और उसने उसको स्नैक को फॉरवर्ड कैसे किया, ये सारा इन्वेस्टिगेशन टीम को पता लगाना चाहिए। अच्छा, अभी जो ये घटना हुई है और आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा या मीडिया में कि लगातार कुछ न कुछ दिक्कतें जहाजों में आ रही हैं। जी जी जी, ये और इस घटना के बाद से, अहमदाबाद वाली घटना के बाद से कुछ ज्यादा ही पैनिक हुआ है। हाँ। कभी जहाज के इंजन में आग लग रही है, हाँ। कभी मुंबई में जहाज फिसल गया था। हाँ। तो ये मतलब स्किड कर गया था। हाँ, स्किड कर गया था। जी। इन सारी घटनाएं, ये सारी घटनाएं एक साथ हो रही हैं, अभी एक तारतम्य में हो रही हैं। देखिए साहब, आजकल मॉनसून सीजन है, मॉनसून सीजन में एक्वा प्लानिंग हो जाती है, पानी बहुत ज्यादा भर जाता है रनवे पे भी, तो उससे हो सकता है वो स्किड कर गए हो, पायलट प्रॉपर स्टॉल लैंडिंग नहीं की हो, और इन्हीं चक्करों से ये होता है। अभी जैसे एयरबस 320 जो हांगकांग से 315 आई है, जो कि विस्तारा का जहाज था, उसके APU ऑक्सिलरी पावर यूनिट में लैंडिंग के बाद आग लग गई, सुना है। उसके बाद उसको बुझाया, सारे पैसेंजर उतर गए सेफ साउंड। तो ये अब थोड़ा मेंटेनेंस की तरफ भी देख लेना चाहिए इन लोगों। अच्छा, अभी एयर इंडिया के जितने भी जहाज हैं, मुझे लगता है कि जो मेरे पास सूचना है 200 से अधिक जहाज सब मिला के इतने, सब मिला के ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर के इनके पास 200 से अधिक जहाजों का बेड़ा है। अभी उन जहाजों का मेंटेनेंस कौन कर रहा है? सेट्स, मेरे ख्याल सेट्स कर रहा है जी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो पहले एयर इंडिया की वो करते थे, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इन्होंने कोई, जब से टाटा ने इसको टेक ओवर लिया है तब से इन्होंने कोई चेंज नहीं किया? हाँ, मुझे अभी मेरी इतनी जानकारी नहीं है इन्होंने क्या क्या चेंज किया है, पर अभी तक मैंने जो सुना है सेट्स ही कर रहा है, और इन्होंने कुछ अधिकारी पुराने लिए हैं अपने साथ, बट सारा का सारा यही कर रहे हैं। मतलब कि आपको लगता है कि जितना मेंटेनेंस पर दिमाग लगाना चाहिए ऑपरेटर्स को, चाहे वो एयर इंडिया हो, इंडिगो हो, जो भी है, जो देश दुनिया में, खासकर मैं भारत की बात करूं, तो उन पर ज्यादा फोकस नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे एयर इंडिया के जहाज जो हैं, जैसे अमेरिका जा रहे हैं 16-16 घंटे उड़ते हैं, 2 घंटे या 2.5 घंटे ग्राउंड पे रहता है। तो आप सोचो एक दिन में 32 घंटे से 38 घंटे जहाज उड़ जाता है, तो उसको आके फिर 2-3 घंटे मिलते हैं, उसके बाद फिर जाता है। तो ये काफी, कई बार मैंने देखा है, मैंने उड़ान में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हाँ, कि जहाज आया और लेट से आया, हाँ, और अभी वहाँ सफाई चल रही होती है जी, और फिर दूसरी उड़ान के लिए उसमें यात्रियों को ठूसना शुरू हो जाता है कि भाई आप चलिए चलिए चलिए, अंदर किया जाता है ऑन टाइम परफॉर्मेंस। हाँ, ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए। तो उस हिसाब से तो नीचे इंजीनियरिंग का जो सेक्शन है, हाँ, वो तो मेंटेनेंस नहीं कर पाता होगा, नहीं चेक नहीं कर पाता होगा। वो साहब सिर्फ वो देखता है कि जहाज में ऑयल वगैरह सब भर दिया प्रॉपर है, MEL कोई है तो वो जाने लायक है या नहीं है, बस इतना ही चेक होता है। बाकी तो हर हफ्ते में चेकिंग होती है जो जो जरूरत है। पर आजकल फ्लाइंग भी काफी ज्यादा है और मार्केट इतनी वो है, तो कम से कम पैसों में लोग जाना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा उड़ना चाहते हैं। मतलब कि जहाज का टिकट जो सस्ता हुआ है, हाँ, तो उनकी जान की कीमत पर हुआ है। ये मैं कुछ नहीं कमेंट कर सकता था। नहीं, मतलब
बड़ा आश्चर्य होता है कि जैसे एक बस की तरह कि ट्रीटमेंट हो रहा है कि बस आई लगी, सफाई हुआ और फिर यात्रियों को बैठा करके और चल दिया। तो बस के साथ तो ये है कि खराब होगा तो सड़क के किनारे खड़ी कर दी जाएगी। अब ये है, लेकिन जहाज के साथ तो प्रॉब्लम है। ये तो सर गवर्नमेंट मोदी जी का सपना है कि हर सिटी में एयरपोर्ट होना चाहिए, हर जगह हर आदमी फ्लाई कर सके, चप्पल पहनने वाले भी आराम से जहाज में जा सकें, आ सकें। अब आप देख ही रहे हो एयरपोर्ट का क्या हाल है और रेलवे स्टेशन का क्या हाल है। आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, आपने इतने साल तक सर्विस की, एक उड़ान के बाद दूसरे उड़ान की तैयारी के लिए पहले जो समय मिलता था, हाँ, मेंटेनेंस का या चेक करने का, हाँ, तब में और अब में क्या अंतर आया है? अब बहुत जल्दी जल्दी क्विक सर्विसेज, मतलब एक फॉर्मेलिटी के तौर पर मतलब जो गंभीरता होनी चाहिए। नहीं, हाँ, गंभीरता फॉर्मेलिटी नहीं, इनका पूरा काम होना चाहिए जहाज का। एकदम प्रेशर नहीं करना चाहिए इंजीनियर्स को कि इसको क्लियर कर दो। जहाज को पहले सही रखना चाहिए, उसके बाद पब्लिक को उड़ाना चाहिए। मेरे ख्याल से तो ये है। मतलब ये है कि एक जहाज से जितना दोहन करना है 24 घंटे में, हाँ, मैक्सिमम दोहन किया जा रहा है। हाँ, इसमें ये मिनिमम 10 घंटे तो है ही, चाहे 10 से 12 घंटे हर जहाज उड़ रहा है। पहले क्या था, आपने जब शुरुआत की थी तब तो कम होता था, एक फ्लाइट करते थे, 2 फ्लाइट। अब तो पायलटों के ऊपर भी इतना प्रेशर है कि 4-4 लैंडिंग या 5-5 लैंडिंग करते हैं। यहाँ से गए, सपोज दिल्ली से आप उड़े, मद्रास गए, मद्रास से गए कलकत्ता, कलकत्ता से फिर आ गए दिल्ली, फिर यहाँ से और एक जगह देहरादून भेज दिया, तो बेचारे पायलटों पे भी तो प्रेशर है और 6-6 दिन वो फ्लाई करते हैं। अच्छा, इस जहाज की हम फिर बात करते हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ था अहमदाबाद में जी। अभी किसी रिपोर्ट में मैंने पढ़ा, एक तो रिपोर्ट्स बहुत आ रही हैं, जिसको जो समझ में आ रहा है, हाँ, वो अपना ज्ञान दे रहा है जी, और हर आदमी ज्ञानी हो गया है। जी, जी। और जिसको पायलट नहीं मिल रहा है, जिसको अनुभवी टेक्नीशियन नहीं मिल रहा, वो किसी को भी बैठा करके बातचीत कर ले रहा है। जी, जी, जी। और वो अपने अपने अनुभव से या कहीं से पढ़ लिख कर करके अपना ज्ञान दे रहा है। अभी आपने देखा था ना, एक किसी ज्योतिषी ने बताया था कि सारे पैसेंजर जो भगवान के पास चले गए, इन लोगों ने कोई जंगल जलाया था और जो बच गया पैसेंजर उसने आग बुझाई थी। बताओ, ऐसे ऐसे सुनने में आ रहे हैं। तो अभी एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, किसी चैनल पे देखा, जी, याद नहीं आ रहा, कि जो जहाज एक्सीडेंट किया है उसके टेल में प्रॉब्लम थी। टेल? हाँ, मतलब पीछे वाले हिस्से में, एपीयू में, हाँ, जहां पर इमरजेंसी जनरेटर होता है शायद। नहीं, उसमें तो नहीं थी साहब, ये तो दोनों इंजन में प्रॉब्लम आई है। एपीयू तो बंद हो जाता है उस वक्त, जब जैसे ही दोनों इंजन स्टार्ट होते हैं एपीयू बंद हो जाता है, एपीयू फिर यूज नहीं करते ये। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल सवाल है मेरा कि जहाज अगर 1000 फीट की भी ऊंचाई पा लिया होता तो क्या बचने की संभावना थी? 1000 फीट होता तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाती, आपका लैंडिंग गियर ऊपर चला जाता, आपकी स्पीड जैसे इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 160 या 70 नॉट तक की स्पीड गई होगी, वो तो DFDR से पता लग जाएगा। तो फिर स्पीड बढ़ती जाती, जैसे लैंडिंग गियर उसके डोर्स बंद होंगे और फिर ड्रैग कम हो जाएगा। फिर 1000 फीट के बाद जो है आपके फ्लैप्स वगैरह, जो 5 फ्लैप थे उनको ऊपर करते हैं तो स्पीड तो बढ़ती जाती है, तो 220 नॉट तक जाते। जब स्पीड है हमारे पास तो स्पीड से हाइट हो जाती है। नहीं, जैसे आपकी स्पीड है 220 नॉट, तो आपको यदि 200-300 फीट चाहिए एकदम इमीडिएटली, तो आप स्पीड को कन्वर्ट कर लोगे अपनी हाइट में, और यदि हाइट है तो हाइट को स्पीड में कर लोगे। इसमें तो एकदम स्पीड ही इतनी कम थी कि वो जहाज, फिर भी उसने मेरे ख्याल जो फर्स्ट ऑफिसर फ्लाई कर रहा था नोज ऊपर रखी, पर जब पावर ही नहीं है तो आपने देखा धीरे 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 सिंक करते हुआ नीचे जहाज हिट हुआ। और उसमें फ्यूल इतना था, 9-10 घंटे का फ्यूल तो था ही। 9 घंटे की फ्लाइट है तो 10.5 घंटे का तो कम से कम फ्यूल होगा। 5000 किलो 1 घंटे में कंजम्पशन थी, तो आप देख लो 60-65 हजार किलो फ्यूल तो उसमें होगा। तो इतना फ्यूल एकदम हिट होगा तो फिर किसी के बचने की क्या उम्मीद है? ये तो एक जना कैसे बचा, वो इमरजेंसी उससे वो एग्जिट हो गया गेट पर उसकी, और छत पे ही जहाज लैंड हुआ ना, छत पे, वहीं से एकदम वो बाहर निकला तो बच गया।
अच्छा, फिर हम सफरवाल जी पर आते हैं। उन्होंने ये बात बार बार कही जा रही है कि वो पैनिक नहीं हुए, तो ऐसी सिचुएशन में पायलट का रुख क्या होता है? आपने तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाई हैं, आप वीआईपी मूवमेंट भी आपने बहुत किया हुआ है, आपका क्या तजुर्बा है? उस टाइम पायलट सारे वेरी कूल होते हैं, कोई भी टेंशन नहीं लेता। हम लोग जब कॉकपिट में होते हैं तो हमारा काम है कि ए टू बी सेफ एंड साउंड ले जाओ, बीच में कुछ भी पैनिक हो। हमारे साथ भी हाइड्रोलिक फेल हुए, हमने भी फ्यूल जेटिसन किया और हम लैंड किए। इवन जापान में भी हमने ऐसे किया, कोचीन में भी किया। आप अपना अनुभव बताइए, जब आपका हाइड्रोलिक फेल हुआ, कहाँ कौन सी उड़ान थी, कौन सी जहाज थी? जो हमारा जंबो था उस वक्त, हम टोक्यो से दिल्ली आ रहे थे। एयर इंडिया की फ्लाइट? एयर इंडिया की फ्लाइट। हमने एयर इंडिया और बीएसएफ के अलावा कहीं फ्लाई नहीं किया। सो आप टोक्यो से दिल्ली आ रहे थे? हमने टेक ऑफ किया। बोइंग था? बोइंग 747 था। 747। उसके ना जो व्हील है, वो एक व्हील फट के वो सीधा हिट किया उसके अंदर, हाइड्रोलिक जो विंग्स के नीचे होता है, तो उससे हाइड्रोलिक लीक हो गया। तो फिर हम उड़ते रहे। हमारे जो पीछे के जो व्हील्स जो होते हैं, जो इंजन और विंग्स में होते हैं लाइंस, क्योंकि फ्लैप वगैरह लिए होते हैं ना, उस वक्त वो खुली होती है, तो उसमें हिट हुआ, हाइड्रोलिक लीक हुआ। तो ये टेकऑफ के तुरंत बाद हुआ या कि टेक ऑफ के बाद ही हुआ? टेकऑफ तो जैसे इंडिकेटर, हमारे 4 हाइड्रोलिक सिस्टम होते थे उस जहाज में, तो हमने फ्लाइट किया और उसके बाद हमने बोला कि हमारे पास फ्यूल इतना ज्यादा था, कम से कम 140 टन फ्यूल था और फुल फ्लाइट थी। तो हम लोग फिर उसके बाद उनको बोला कि हम वापस आना चाहते हैं वहां पे ATC को। हाँ, वहां पे सिर्फ एक रनवे थी वापस, क्योंकि फ्यूल इतना था, हमको जेटिसन जरूरी करना था फ्यूल। तो हमने कहा एरिया दो, फिर उन्होंने समुद्र के ऊपर एरिया दिया, तो हमने 4.5 घंटे होल्ड किया और फ्यूल जेटिसन किया। 4.5-5 घंटे के बाद लैंड किया उसी जगह पर, मतलब हाँ, जापान में ही, टोक्यो में ही लैंड किया। वहां पर एक ही रनवे थी, नहीं तो सारा ट्रैफिक वो हो जाए। टोक्यो वालों ने एक जहाज लगा दिया, वो कंटिन्यूअस लाइव पिक्चर्स दे रहा था वहां पे, और फुल फ्लाइट थी। जब लैंड हो गए, कितने लोग थे अप्रोक्सीमेटली 300-400 के बीच में थे उस टाइम। उस समय क्या विचार आपके मन में? नहीं, कुछ नहीं विचार, एकदम कूल रहते थे हम। डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर ही सारे डिपेंड कर रहे हैं, तो हमें डर के कहाँ जाना है। आप लोगों को तो पैराशूट भी नहीं होता? हमारे इन जहाजों में, कमर्शियल में कहीं पैराशूट नहीं होता, कहीं नहीं होता जी। और कोई अनुभव जिसमें थोड़ा पैनिक हुआ? अच्छा, इस जो टेक्निकल फॉल्ट हुआ था, तो इसकी सूचना यात्रियों को दी जाती है, पैसेंजर्स को? हाँ, यात्रियों को दी, पर इसमें टाइम ही कहाँ मिला है सब यात्रियों को? क्या ये इस जहाज की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अहमदाबाद वाले। हाँ, कुछ हो तो आपने जापान से जो फ्लाइट, तो हमने दिया कि ड्यू टू टेक्निकल रीजन वी आर होल्डिंग एंड सम प्रॉब्लम एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट, काइंडली बेयर विद अस, लाइक दिस। हम लोग उनको बोलते हैं पैसेंजर्स को अनाउंस करके। अच्छा, मैं एक लेमैन की तरह, एक यात्री की तरह मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे जी, कि क्या विमान उस समय ज्यादा खतरे की पोजीशन में होता है जब वो टेक ऑफ करता है और लैंड करता है? देखो, टेक ऑफ में ज्यादा खतरा इसलिए होता है क्योंकि स्पीड आपकी बहुत कम होती है जी, और सारा आपका जो फ्यूल और वो सब कुछ ज्यादा होता है, तो टेक ऑफ भी खतरनाक, सेंसिटिव होता है। और लैंडिंग में जब आप वेदर या कुछ उसमें फंसते हो तो लैंडिंग उस हिसाब से काफी वो होती है। अच्छा, हमने अब तो इस घटना के बाद से हवाई यात्रा करने में बड़ा डर लगने लगा है और बड़ा पैनिक अभी भी यात्रियों में है जी। और जब भी बादलों में जहाज जाता है जी, तो बबलिंग करता है जी। तो क्या वो, मतलब वो खतरनाक स्थिति होती है? देखिए, ये डिपेंड करता है कौन से बादल में हो। सीबी क्लाउड्स होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस, जिसमें आपने देखा हुआ लाइटनिंग होती है, हाँ, वो खतरनाक बादल होते हैं, जिसमें वो चमकता है, हाँ, लाइट चमकता है, हाँ, वो खतरनाक। पर फिर हमारे उसमें स्टैटिक पोर्स होते हैं विंग्स में, तो वहां से वो बिजली निकल जाती, पर कोई पायलट उसमें घुसता नहीं। आपके पास रडार है, आप देखते हो कहाँ पे वायलेट कलर का
क्लाउड दिख रहा है, कहाँ पे ग्रीन है, कहाँ पे रेड है, तो हम लोग अवॉइड करके चाहते हैं। अभी अभी आपने देखा होगा इंडिगो वाला फ्लाइट वाला जो श्रीनगर में गए थे, तो वो पाकिस्तान में घुसना चाह रहे थे, जबकि पाकिस्तान ने अलाउ नहीं किया। पर फिर वो घुस के वहाँ उनका नोज रडार जो है, रडार वो सारा टूट गया, नोज कोन में ओलों के चक्कर में उसमें छेद हो गए, फिर वहां लैंड हुए वो। नहीं, लेकिन उनको जाना ही नहीं चाहिए था। उस जहाज की बात तो आपने याद दिलाई। हाँ, वो अमृतसर क्यों नहीं उतरना चाह रहे थे, वो पाकिस्तान क्यों जाना चाह ये रहे तो पायलट के ऊपर डिपेंड करता है ना। अमृतसर तो बहुत करीब था, बहुत करीब था, उसको यू टर्न करके वापस आ जाना चाहिए था। मेरे ख्याल अभी वो पायलट ग्राउंडेड है। बेसिकली मैं डिफेंस जर्नलिस्ट हूँ, तो आर्मी में इस बात को लेकर के एयरफोर्स में बहुत होता है कि वो तो आसपास के किसी एयरफोर्स के उस पर भी लैंड कर सकते थे। उनको वहां घुसना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान क्यों घुसना चाह रहे थे? बिकॉज वो रिवर फोक और जम्मू के बीच में ना पाकिस्तान का एरिया है। हम लोग तो बीएसएफ में फ्लाई करते थे, तो बहुत उधर से जाते थे। तो उस एरिया में जब अभी लड़ाई होके चुकी है, कैसे घुस सकते हो? पायलट को वापस आना चाहिए था, उसको वहां आगे जाना ही नहीं चाहिए। जब आपके सामने तो पायलट का डिसीजन ठीक नहीं था, जो मुझे लगता है साहब, क्योंकि ये बात आई थी कि पायलट का डिसीजन वहां ठीक नहीं था। तो पाकिस्तान में ऐसे वक्त में जब मतलब युद्ध की पोजीशन थी, युद्ध चल रहा था और आप पाकिस्तान में घुसना चाह रहे हो, खत्म ही हुआ था और युद्ध खत्म ही हुआ था। अरबी का आसमान तो हम लोगों ने अभी खोला नहीं है एक दूसरे का, और सेंसिटिविटी लगातार बनी हुई थी। और अगर अच्छा हुआ कि वहां के एटीसी ने परमिशन नहीं दिया, बाय द वे अगर वो जहाज पाकिस्तान में जाता और वहां की एयरफोर्स अगर वो मिसाइल उस पर मार देता, तो सारे ये कहता साहब हमें क्या पता, हमको लगा कि कोई आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, हमने मार दिया। वो तो उस समय तो कुछ नहीं कर सकते थे। और वो हैवी वेदर, कुछ दिखता भी नहीं। उनके रडार पे दिखेगा कि जहाज आ रहा है, उनको लगता है कि साहब ये तो फाइटर पायलट आ रहा है उनका, जो क्योंकि हमने तुरंत ही पेनिट्रेट किया था वहां पे। जी। वो तो एयरफोर्स के रडार ने फटाफट उसको बोला, उसको पूरा रास्ता दिखाया, तब जाके वो श्रीनगर पहुंचा। क्योंकि उधर बनिहाल भी है, हिल्स बहुत हाई है, उसके बाद वैली है, अवंतीपुर आएगा, उसके बाद सीधा श्रीनगर। उन्होंने एयरफोर्स ने काफी हेल्प करती है, एयरफोर्स फॉरवर्ड सेक्शंस में। अच्छा, नॉर्मल फ्लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बादलों की मैं बात कर रहा हूँ, क्लाउड की बात कर रहा हूँ। कई बार डीप क्लाउड में जब जहाज जाता है तो बबलिंग तो करता ही है, टर्बुलेंस होती है, टर्बुलेंस तो होता ही है। जी। लेकिन कई बार कई फीट नीचे आता है, वो क्या पायलट करते हैं या स्वतः आता है? जब एयर में ना वो पॉकेट होती है, उसमें जाके वो नीचे आता है, क्योंकि विंग्स के नीचे और ऊपर से हवा उसको दबा के रखती है, उसी हाइट पे रखती है। जब आपका वो वैक्यूम है वहां पे, तो फिर ऐसे होता है नीचे ऊपर। उसमें तो बड़ा डर लगता है। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। हमेशा सोचा करो जब पायलट चल रहा है तो वो क्यों करेगा ऐसा। क्योंकि मुझे याद है कि मैं बंगलोर से मंगलोर जा रहा था। अच्छा। और तो वहां भी मतलब 400-500 फीट अचानक जहाज नीचे आ गया था। तो यात्रियों को तो कई बार 900 फीट भी आया है, 900 फीट भी आया है जहाज नीचे, 3-4 हजार फीट भी आया है। वो जो सीबी क्लाउड्स में घुस गए, तो वो तो एकदम ऊपर से नीचे फेंकते हैं, उसमें जहाज ब्रेक भी हो सकता है, इसलिए ख्याल से चलना पड़ता है साहब। और कोई अनुभव? आपने तो बहुत से वीआईपी फ्लाइट्स भी उड़ाए हैं, उड़ाए आपने। किन मैंने ज्ञानी जैल सिंह ऑनवर्ड सबको, नरसिम्हा राव जी को, चौहान साहब को, और चिदम्बरम जी को, और इधर मनमोहन सिंह जी और अब्दुल कलाम जी, और पुराने प्रेसिडेंट्स, ब्लू स्टार ऑपरेशन, IPK, जब आप बीएसएफ में थे, वहाँ तो बहुत तरह के उड़ाए जी। मेरे को तो अब 49 ईयर्स तो एविएशन की है। मेरा लाइसेंस अभी भी करंट है, पर प्राइवेट पायलट लाइसेंस। जी। तो आपकी पूरी फैमिली भी, आपका बेटा भी? हाँ, मेरा बेटा 777 में फ्लाई करता है, मेरा छोटा भाई BSF में था, अभी वो गवर्नमेंट में है, उत्तराखंड गवर्नमेंट में है जी। तो कुल मिलाकर के बात यहीं पर आती है कि पैसे बनाने के चक्कर में या कमर्शियल बातें इतनी बढ़ गई हैं कि जो मेंटेनेंस होना चाहिए जहाजों का, जितना उनको समय देना चाहिए मेंटेनेंस में, वो ऑपरेटर्स दे नहीं रहे हैं। चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे इंडिगो हो, चाहे तो मुझे लगता है कि दुनिया भर में यात्रियों की संख्या, हवाई यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ गई है। और अब ये एक
लग्जरी चीज नहीं रही। अब हर आदमी उड़ रहा है, हर आदमी उड़ रहा और है। गवर्नमेंट की सोच भी थी कि साहब हम हवाई चप्पल वाले को भी जहाज उड़ाएंगे। ये बिल्कुल ठीक बोला। तो इसकी वजह से जो मेंटेनेंस है वो नहीं हो पा रहा है। अब कायदे इनको से। ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस पे ध्यान देना चाहिए और प्रॉपर टीम वर्क। कोई जहाज आए, जैसे ही फ्लाइट करके आए, उस पर पूरी मेंटेनेंस की 5-6 जनों की टीम लग जाए। ये भेजते हैं 1 जना या 1.5 जना, जो भी 2 जने, तो ऐसे थोड़ा मुश्किल होता है ना। कितने लोगों की कितना टीम, करेगा? कितने लोगों की टीम मेंटेनेंस करती है? अब डिपेंड करता है, ये आपका स्ट्रक्चर के लिए अलग होगी, इंजन्स के लिए अलग होगी, एपीयू और ये सब इंजन्स के लिए अलग होगी, और एवियोनिक्स के लिए अलग होगी। डिपेंड करता है, ये सबको देखना चाहिए। अब टीम और ऐसे- कितने लोग देखते हैं अभी कितने लोग देखते हैं? अभी तो सेट्स वगैरह वाले देखते हैं, और अब वो पता नहीं, पूछना पड़ेगा। नहीं आपको छिपा रहे हैं। पहले आप क्लियर बता नहीं रहे हैं आप। पहले तो मैं था, मैं जब सब चेक रखता था, मैं ओएसडी भी रह चुका, सीएमडीज का, जी हाँ। काफी सीएमडीज के साथ मैंने काम भी किया, तब हमें सारा पता रहता था। अब हम वहाँ है नहीं, तो इसलिए मैं आपको ज्यादा बता नहीं सकता। और कुछ बताना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे अपने अनुभव? मैं ये बोलता हूँ कि एविएशन तो अच्छा सेक्टर है, उसमें तो सेफली फ्लाई करें, लोग डरे ना, जी हाँ। और सारे अपना अपना काम ध्यान से करें। कैप्टन बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतना समय दिया। हमसे बातचीत कर रहे थे बहुत ही सीनियर पायलट कैप्टन नरेश बेरी जी। हमने बातचीत की हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर विमान जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ था, उसको लेकर के, एवियनिक्स में चल रही तमाम तरह की बातों को लेकर के जो पब्लिक डोमेन में है, उस दुर्घटना को लेकर के हमने ये जानने की कोशिश की कि कैप्टन सब्बरवाल जिन पर उंगली उठ रही है कि उन्होंने इंजन को स्विच ऑफ कर दिया होगा, क्या ऐसी संभावना हो सकती थी? सिविल एवियनिक्स में, सिविल एविएशन में, जहाज़ों की उड़ान में टेक्निकल फॉल्ट जो हो रहे हैं, जो उनका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, कमर्शियल पर्पस को देखते हुए कमर्शियल चीज़ें बहुत हावी हो गई हैं टेक्निकलिटी के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर। हमने इसको लेकर के बातचीत की और लोगों के मन में जो बातें हैं उड़ानों को लेकर के, जहाज़ों को लेकर के, उस पर हमने आप तक बात पहुंचाने की कोशिश की। हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद।